नमस्कार आप सभी को। हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उस क्लास 10th के केमिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर पढ़ा रहा था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो हमने इसके ठीक पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि केमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग क्या होते हैं और साथ ही ये जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए या उसी को हम बोले तो इंडिकेट करने के लिए जिस इक्वेशन को हम यूज में लेके आते हैं उस इक्वेशन को ही कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो हमको ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं और उनके रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें बनी हुई, यानी क्या क्या प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि हम कहें उसको इंडिकेट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, अगर हम अगर हम इक्वेशन को यूज़ में लेके आते हैं तो इक्वेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है ना। केमिकल इक्वेशन क्या कुछ नहीं करता है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2+O2 गिव्स अस वाटर, यानी कि H2O। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन है इसी को हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू या एरो वाटर। तो ये जो हम लिखने का जो तरीका है ना, ये जो हमने लिखा है यही कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ये केमिकल इक्वेशन का क्या रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन को बता रहा है और इसे ये बता रहा है कि इन दोनों के रिएक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। तो कुछ नहीं करता है केमिकल इक्वेशन, सिर्फ रिप्रेजेंट कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अब इससे कुछ हमें फ़ायदा ये है कि पहली बात कि केमिकल रिएक्शन जो होता है हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखने को मिल जाता है। केमिकल इक्वेशन क्या करेगा, है ना, हमको उसका शॉर्ट फॉर्म दे देता है। तो और एक होता है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, यदि हम इस तरह किसी भी रिएक्शन का अगर हम नाम लिख करके इक्वेशन बनाएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये तो अभी छोटा लेवल है, लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड उठा लें जो उनका नाम काफ़ी बड़ा होता है तो उनके नाम को लेकर के केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो हम उनके नाम को ना लेकर उनके सिंबॉलिक फॉर्म को लेते हैं। जो भी रिएक्टेंट्स हो और उन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हों उनका हम सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे तो इसी को हम जैसे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं H2+O2 एरो 2H2O। तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो दो चीज़ें बेनिफिट्स मिलती हैं। बेनिफिट्स ये हैं हमारे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सॉल्ट में लिख सकते हैं, है ना, और सॉल्ट में लिखने से हमको ये भी जानकारी मिल सकती है कि कौन सा रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट किया है और उस रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। दो चार चीज़ें और हैं जिससे हमको पता चल जाता है। इस केमिकल इक्वेशन के बगल में, जैसे ये हमने हाइड्रोजन लिखा हुआ यहाँ पे H2, तो इनके बगल में हम यहाँ पर यदि G लिख दें और यहाँ भी O2 यहाँ पे G लिख दें और यहाँ लिख दें हम H2O, यहाँ ये हमारा रहेगा लिक्विड फॉर्म में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल इक्वेशन होता है वो रिएक्टेंट्स के साथ साथ, है ना, उनके स्टेट को भी दिखा सकता है। इट कैन आल्सो इंडिकेट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। इन किसी भी हमें केमिकल इक्वेशन से दो चीज़ें बेनिफिट्स ये हैं कि पहला, हम उस रिएक्शन को सॉल्ट में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और दूसरा बेनिफिट ये है कि उस रिएक्शन से हमको ये भी पता चल सकता है कि वो जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो किस फॉर्म में है ना, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में। जैसे देखिए यहाँ पे H2 गैस में है, O2 भी गैस में है और यहाँ पे H2 लिक्विड में आ गया, है ना। यदि हमारा जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट्स है सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो हम उनके लिए S लिखते हैं
अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उनके लिए हम L लिखेंगे, और गैसियस फॉर्म में है तो उनके लिए हम G लिखेंगे। और यदि वो एक्वस फॉर्म में है तो हम उनके लिए AQ लिखेंगे। जैसे देखिए एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो हम उसके लिए S लिखेंगे, लिक्विड है तो L और गैसियस है तो G। और एक्वस का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों का मिक्सर, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्सर हुआ होगा। जैसे देखिए अगर हम बात करें, सीधी सी बात है कि मान लीजिए क्या आपने चीनी और पानी का घोल बनाया, चीनी लिक्विड है और सॉलिड है, चीनी सॉलिड है और वाटर जो है लिक्विड है, लेकिन आप दोनों का अगर मिक्सचर कर देंगे तो जो सॉलिड जो चीनी और पानी का मिश्रण बनेगा वो एक्वस फॉर्म कहलाएगा। यानी कि एक्वस फॉर्म में कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं, घुली हुई होती हैं। जैसे आप आटे लीजिए, आटा हमारा सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो जो फॉर्मेशन बनेगा है ना, तो दोनों का नया प्रोडक्ट बनेगा वही कहलाएगा एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में सॉलिड लिक्विड है ना, दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई होती हैं, घुली हुई अवस्था में होती हैं, ना केवल पूरी तरह से लिक्विड होगा ना वो पूरी तरह से सॉलिड होगा, तो वही कहलाता है एक्वस फॉर्म। तो ऐसे ही एक्वस फॉर्म का मतलब होता है उसमें एक लिक्विड में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हो गए, घुली हुई होगी, जो सॉलिड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, उसी को हम एक्वस फॉर्म कहते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करने का एक तरीका है ना। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का मतलब है कि उन एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स के हम नाम लिखेंगे, है ना, उनका नाम लिखेंगे वो सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के मिल के बनाया है वाटर, है ना, तो हम इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखे हैं। तो ज़्यादातर रिएक्शन में हम ये नहीं लिखते हैं, इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, है ना। तो इसका अगले पार्ट में हम ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे ये आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है वो अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम, इसके बारे में जानते हैं, है ना। चलिए हम अब जानते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है H2O। रिएक्टेंट्स क्या है हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनको लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, है ना। और इस प्रोडक्ट फॉर्म में हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब चेक करेंगे कौन बैलेंस है, किसके एटम्स आपस में इक्वल हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, यानी कि ये वाला तो इक्वल है, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है। कमी किस ओर है, इस ओर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जा रहा है, लेकिन 2 2 जा 4, है ना। कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। तो इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर से हमको यहाँ से 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो 4 इधर, है ना, 4 इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीका है एक गेम की तरह है। आप इस गेम को जितने अच्छे तरीके से खेलेंगे वो गेम आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपका स्किल ही इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका। आपका स्किल जितना ही अच्छा होगा, आपकी सोच जितनी अच्छी होगी इस केमिकल इक्वेशन इसके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, वो आपके लिए इतना ही बेहतर होगा। आपको सोचना होगा कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर रखें इक्वेशन बैलेंस हो जाए। एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, उसको फिर से कैसे बैलेंस करें, है ना, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा, है ना। आप इसको रट नहीं सकते हैं। जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मोर एंड मोर, तब तक ये आपको आने वाला नहीं है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही आसान है, बशर्ते थोड़ा प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता रहेगी, है ना। आपको एक बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो साथ में उसको भी बैलेंस करना होगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया।
ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए उसको कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया, है ना, सॉरी NH3। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए इसको भी देख लीजिए। N कितने हैं 2, H कितने हैं 2, इधर N कितना है 1 और H कितना है 3। तो हमको बैलेंस सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N कितना है 1, तो हम इसी को बैलेंस करने के चक्कर में पड़ते हैं। तो हम यहाँ से इसको इस नंबर 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे, 2 × 1 2 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहीं पे बगल में H3 भी है, यदि हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ पे 3 × 2 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन की संख्या को इंक्रीज कर दिया और कितना हो गया, ये हाइड्रोजन 6 हो गया। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, है ना, यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 से, यानी कुल कितने हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन, 3 × 2 6, यानी कि वी कैन मल्टीप्लाई विथ 3 विथ हाइड्रोजन, है ना। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड रूप है। तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे द रिएक्शन बिटवीन जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस H2O। जिंक कितना है यहाँ पे 1 है, H कितना है 1 है और Cl कितना है 1 है। यहाँ पे जिंक 1 है, Cl कितना है 2 है, H कितना है 2 है और O कितना है, और सॉरी O नहीं रहेगा, O नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर कोई बेस होता है ना, जिंक के साथ और ऑक्सीजन जुड़ा होता तो यहाँ पे H2O बनता। जब हम किसी एसिड के साथ किसी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। वही वो रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम एसिड बेस एंड साल्ट में। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम बैलेंस कौन कौन सा है। जिंक बैलेंस्ड है, जिंक बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्या है हमारा, क्लोरीन अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। देखिए सिंपली हम बैलेंस करने चाहते हैं कि इसको कितना Cl2 है, कितना Cl है 2 है और इधर कितना है 1 है। तो सिंपली हम यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ पे, तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीज हो जाएगा। यानी कुल कितने हो जाएंगे हमारे 1 × 2 2, 1 × 2 2, बैलेंस्ड हो गए हमारे। जिंक का 1 ही रह गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, बस बशर्ते आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, है ना। ये चीज़ें देख लीजिए, बड़ी ही आसान अभी हम आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहे हैं, तब भी आ सकते हैं, टफ आएंगे उनका भी सोल्यूशन बड़ी आसानी से किया जाएगा। और मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूँ। CaO या HCl, तो ये बनाएगा CaCl2 और प्लस H2। आपको बैलेंस ये करना है ना, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बैलेंस कर लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड या यहाँ पे H2O बनेगा, तो ये आपके लिए बैलेंस है ना। हालांकि बैलेंस तो नहीं है, आप बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आपके सामने हम एक दो और एग्जांपल लेकर के आते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तब तक इसको नोट कर लीजिए, ये आपको घर से करके लाना है।